एवरीवन, वेलकम टू मेंटी अकेडमी। अभी जो 16 जून को हमारा एग्ज़ाम हुआ है यूपीएससी का, उसकी एक ब्रीफ एनालिसिस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। आज इस वीडियो के थ्रू हम डिटेल सोल्यूशन देखेंगे कि क्या आंसर्स हैं हमारे क्वेश्चंस के। और ये जो मैंने आपके सामने सेट उठाया है वो ए सीरीज़ का सेट उठाया है। तो आपके जो भी सीरीज़ थी आप ये क्वेश्चंस मैच कर सकते हो, अपने आंसर्स मैच कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कट ऑफ के बारे, इस बारी लगभग ऐसा माना जा रहा है कि जिनके 85 से 90 के बीच में अगर आ रहे हैं, सो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। तो इसी के अराउंड ही लगभग कट ऑफ रहेंगी। लास्ट ईयर जैसा कि पेपर बहुत ही टफ था तो 75 कट ऑफ रही थी, बट ये पेपर पिछले साल के कंपैरेटिवली बहुत ईजी था और बहुत बच्चों को बहुत रिलीफ मिला होगा जो पिछली बार उस वीडियो की अगर देखा जाए उस हिसाब से तैयारी करके गए थे जो यूपीएससी ने पूछा था। ये पेपर उस कंपैरेटिवली इजी हम कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए हैं जिसमें आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग हम कहते हैं, एलिमिनेशन हम कहते हैं, आप सारी ट्रिक्स इसमें लगा सकते हैं। और ये किस तरह से लगा सकते हैं आज हम एक एक क्वेश्चन को भी देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये फॉलो होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से है, लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एक पेपर को देखने के बाद मैंने एक एनालिसिस निकाली कि कितने क्वेश्चन कितने सब्जेक्ट से मैक्सिमम पूछे गए हैं। जैसे कि पॉलिटी से सबसे ज़्यादा, तो दैट मीन्स जिस बच्चे का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, ही वॉज एक्चुअली अ मास्टर इन द पेपर कि वो निकाल सकता है ये पेपर। मतलब कह सकते हैं कि कट ऑफ के पास होगा उसका जो भी स्कोर होगा, बिकॉज पॉलिटी से मैक्सिमम क्वेश्चन अराउंड 20 पेपर में पूछे गए हैं और वो भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। दैट इज़, अगर आप लक्ष्मीकांत आपने बहुत अच्छे से करी है, आपने मेरी वीडियोस देखी है, क्योंकि मैंने उन्हीं चैप्टर्स पे आपको जो क्विक रिवीजन, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। IR से आपके, दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन, आपके 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से आपके लगभग 18 पूछे गए हैं। एनवायरनमेंट से आपके 13 पूछे गए हैं। इकोनॉमी से 11, थोड़ा रेशियो कम देखने को मिला है इस साल। साइंस एंड टेक एज यूजुअल 11, पिछली बार भी आपका 10 से 13 के बीच में क्वेश्चन पूछे गए थे। एंशिएंट एंड मेडिवल और हिस्ट्री के आपके काफ़ी कम हुए हैं इस बारी क्वेश्चन। एंशिएंट मेडिवल के आपके 4, आर्ट एंड कल्चर के 3 और मॉडर्न हिस्ट्री का एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये थे एक की ब्रीफ की कितने क्वेश्चन थे। अब हम हर एक क्वेश्चन को देखेंगे कि इसका क्या आंसर है। ऑफिशियल आंसर की आपको जैसे कि पता है वो अगले साल यूपीएससी बिफोर प्रीलिम्स ही आएगी। तो एक ये आंसर की है जिससे आप अपना स्कोर, और अगर आपका स्कोर 85 से 90 जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो हियर वी बिगिन। पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और दूसरी स्टेटमेंट भी आपके सामने है। अब इनमें ये जो पैटर्न है ये बहुत पुराना 2014-15 से पूछा जाता है, रिसर्च एंड रीजन टाइप, कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे है कि एटमॉस्फेयर जो है वो हीट होता है बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन, लेकिन नहीं, वो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस होती है जो कि गुड एब्जॉर्बर्स होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन की, जिस कारण एटमॉस्फेयर हीटअप होता है। तो जो आपका आंसर है यहाँ पे वो है कि स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 आपका सही है। नेक्स्ट आपका आता है थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल। ऐसा भी क्यों होता है? जैसा कि एक बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्योंकि इक्वेटर पे जो हीट है वो आपकी ट्रांसपोर्ट होती है कन्वेक्शनल करंट्स के कारण। इसीलिए यही रीज़न के कारण जो आपके ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस होती है वो आपकी ज़्यादा होती है पोल्स के कंपैरिजन में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, रीज़न भी सही है, तो दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपका आंसर है ए, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है कि वोल्केनिक इरप्शंस के क्या प्रोडक्ट होते हैं, इनमें से आपको बताना है। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, ऐश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड और है सल्फर कंपाउंड। तो ये आपको जैसे कि पता ही है, आपने अगर सल्फर साइकिल, आपने ये सब वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ये चारों ही प्रोडक्ट्स होते हैं वोल्केनिक इरप्शन में से जो आपके निकलते हैं। तो दैट मीन्स ऑल 4 आर करेक्ट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी कारण मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि कट ऑफ जो है वो आपकी लगभग किस रेंज में जाएगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 2017 और 2015 जो उस साल में जैसा पेपर बनाता था यूपीएससी, ये वैसा ही पेपर है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन्फ्रेंस वी कैन से फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब इनमें से आपको बताना है। तो पहला आपका है कि जो आइसोथर्मल डिविएट करते हैं टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स करेक्ट। नेक्स्ट आपका आता है द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट, जो गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होते हैं, ये आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशन को ठंडा करते हैं और आइसोथर्म्स को बेंड करते हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ।
तो अगर हमने ज्योग्राफी अपने फैक्ट्स बहुत अच्छे से किए हैं तो यहाँ से सबसे पहली एक जो ट्रिक लगेगी वो यही है कि जो आपके ये जो करंट यहाँ पे मेंशन की गई है ये आपके कोल्ड ओशन करंट नहीं होते, ये आपके वार्म ओशन करंट होते हैं। तो इसको एलिमिनेट करके आपका आंसर आएगा वन ओनली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर आपका है सी। ये भी आपका एज इट इज सेम क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, जिसको यूपीएससी ने रिपीट करके आपका 24 में पूछ लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू हिमालयन रिवर्स जॉइनिंग द गंगा डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो इसका आपका सीक्वेंस क्या बनता है, जैसे कि अगर आपने अपना मैप बनाया होगा अच्छा से, इस तरह से जाता है स्टूडेंट्स। देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से आपका जो ऑर्डर है वो आपका है भी इसी तरह, गोमती, घग्गर, गंडक और कोसी, ये इसी ऑर्डर में है। और ये आपका ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा आता है, बी। तो इससे हमें ये पता चलता है, जो कि मैंने आपको लास्ट डे पे भी बोला था कि जब रिवाइज करना ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैप्स। आप जितने जल्दी अपने मैप्स को हर रोज कोशिश करिए कि 10-15 मिनट एटलस उठाए, देखें रिवर्स के बारे, स्टेट के बारे, सिटी के बारे, जो जो ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेट रेन ऑफ रॉट। और नेक्स्ट है बिकॉज रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द सोल्यूशन, दैट्स करेक्ट। तो आपका आंसर है कि दोनों सही है और दोनों की एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रेन वाटर होता है उसमें आपका होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इसलिए वो वन ऑफ द रीजन है वेट रेन ऑफ रॉट्स के लिए भी, बिकॉज उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। नेक्स्ट आपका फिर से वर्ल्ड ज्योग्राफी से है कि हाउ मैनी ऑफ द अबव कंट्री हैव अ बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। मैंने एक आपको ट्रिक भी बताई थी और मैंने एक सीज के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, कि नॉर्थ सी का अगर आप मैप उठा के देखोगे आपको डायरेक्टली वहाँ पे दिखेगा कौन कौन सी कंट्रीज कर रही है। तो इसका आंसर है 2। अब लेकिन इन चारों में से कौन कौन सी कंट्री है, वो है आपकी जर्मनी और साथ में नॉर्वे। फिनलैंड और रशिया आपकी नॉर्थ सी को बॉर्डर नहीं करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी से, ये भी आपका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वाटरफॉल दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, रिवर दिया हुआ है, इसमें से बताना है आपका कौन सा मैच सही है। ये सारे जो आपके अगर आप देखोगे जो भी ऑप्शंस इस बार यूपीएससी ने पूछे हैं ये सारे रिपीटेड टॉपिक्स है। अगर आपने प्रीवियस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए हैं, आइदर वीकेंड से अगर आपने अच्छे से रिवर्स इंजीनियरिंग करी है, चाहे उसको आपने क्रैम किया है, अगर आप देखोगे ये सारे ऑप्शन 2013, 2012, 2015, 2014 इन सब में ये ऑप्शंस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका आपका आंसर है ओनली 1, दैट इज ए। नेक्स्ट आपका आता है कि रीजन दिया हुआ है, आपको माउंटेन रेंज दी हुई है और आपको ये भी बताया हुआ है कि टाइप ऑफ माउंटेन कौन सा है। तो इसमें से आपको बताना है कौन से करेक्टली मैच है। तो आपके इसमें से 2 पेयर ऐसे हैं जो करेक्टली मैच्ड है। इसमें आप एलिमिनेशन लगा सकते थे। कैसे? जो आपका सेंट्रल एशिया में जो आपके माउंटेन्स है वो आपके ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, ना कि फोल्ड माउंटेन होते हैं। तो अगर आप इसको एलिमिनेट करो तो यू कैन गेट टू द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विल कंसिडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट। 3 एयरपोर्ट के नाम दिए गए आपके सामने और रिसेंट पास में ये पूछा है कि कौन से ऐसे है जो आपके ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट पे कंस्ट्रक्ट हुए हैं। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जहाँ पे आप स्टार्टिंग से सब कुछ बनाते हो, स्क्रैच से सब कुछ बनाते हो। सो इसमें आपके ये जो फर्स्ट 2 एयरपोर्ट्स हैं ये आपके ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं। अब ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। ब्राउन फील्ड में सपोज करो किसी भी सिटी में जैसे आगरा या कहीं पे भी ऑलरेडी अगर वहाँ पे काम हो चुका है एयरपोर्ट का, आप उसको कुछ भी इम्प्रोवाइज करते हो, वो एक जगह उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, ना कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ये आपके 2 एयरपोर्ट है जहाँ पे ये बनाया जा रहा है, ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। पहली, इट इज़ अ गैस, द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड, वी ऑल नो इट्स करेक्ट। तो इससे आप अपना आंसर आपको पता है 1 ओनली, द स्टेटमेंट यू ऑल नो इट्स करेक्ट। नेक्स्ट आपका आता है एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 to 250। अब ये हमें स्टेटमेंट्स दी है और नीचे हमें क्लाइमेट्स के नाम दिए गए हैं। और टेलीग्राम पे ये कोइंसिडेंस है कि मैंने कुछ लास्ट प्रीलिम्स के पहले मैंने कुछ मैथ्स शेयर किए थे और उसमें मैंने आपको जीसी लियोन में से ये क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ पे मैंने ये क्लाइमेट्स के समराइज्ड वर्जन आपको दिया था।
तो ये जो सारी स्टेटमेंट्स है ये आपकी मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट को सिग्निफाई करती है। और आपको मैंने ये बताया भी था कि जीसी लियोन का जो पार्ट बी है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन 2011 में यूपीएससी पूछता था, ऑलमोस्ट आफ्टर कितने साल के बाद अब जाके यूपीएससी ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट आपका आता है विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन विंड वेलोसिटी, और ये हमें पता ही है वो पोल्स पे मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे एब्सेंट होती है। सो हियर इज द आंसर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगेन यू सी अ रिपीटेड क्वेश्चन, और इन्हीं क्वेश्चंस के कारण आई एम सेइंग जो कट ऑफ है वो इतना जाने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको कट ऑफ बैलेंस करने में यू नो यूपीएससी ने इतना बैलेंस पेपर बनाया है। वी से यूपीएससी इज प्रेडिक्टेबल, समटाइम्स इस पेपर से थोड़ा ले सकते हैं। लास्ट ईयर तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चला गया था, क्योंकि टोटली द पैटर्न वाज चेंज। तो पहला ये जो क्वेश्चन है आपका 21 जून एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। तो इसके आपके आंसर है इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्टिक सर्कल। तो आपका ये कौन सा होता है, कहाँ पे लैटिट्यूड जो आपका एक्सपीरियंस करता है मैक्सिमम सनलाइट, वो आपका होता है टॉपिक ऑफ कैंसर और साथ में आर्टिक सर्कल। ये आपका 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एनसीईआरटीज आर अ बेसिक फाउंडेशन फॉर यूपीएससी, और आप ये देख सकते हो ये क्वेश्चन को देखकर कि यूपीएससी कहीं से भी पूछ सकता है। इट्स नो लिमिट कि सिर्फ वो एक हायर बुक से ही, जैसे जीसी लियोन से ही पूछेगा, वो एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछता है, जो एक बेसिक स्कूल जाता हुआ बच्चा भी अपने टाइम पे अभी कर रहा है। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब एक ये कैरेक्टरिस्टिक दिया एक रीजन की, जहाँ पे हमें ये आइडेंटिफाई करना है ये किस रीजन की बात हो रही है। ऐसा दुनिया में कौन सा रीजन है जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट ग्लोबल कार्बन एमिशंस आता है फॉसिल फ्यूल से, पॉसिबल जो डिस्ट्रक्शन जिससे आपका ग्लोबल क्लाइमेट पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड है। तो आपके ऑप्शन है अमेजोन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, किकोरी बेसिन, और साथ में आपका है रियो डे ला प्लाटा बेसिन। तो आपका इसका आंसर है कॉन्गो बेसिन। ये थोड़ा टफ था क्वेश्चन, ये आप अगर न्यूज़ एनालिसिस फॉलो कर रहे हो, हिंदू पेपर हर रोज कर रहे हो, तो उसमें यू कैन कम अक्रॉस दिस थिंग्स, बट दिस वाज अ वेरी टफ क्वेश्चन। अगर स्किप कर भी दिया तो देयर इज नो हार्म, देयर आर अदर क्वेश्चंस ऑल्सो। 100 क्वेश्चंस में से आपको जितनी कट ऑफ करनी है उतना आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट आपका आता है विद रेफरेंस टू पर फ्लोरोएल्काइल और पर फ्लोरोएल्काइल सब्सटेंसेस जो हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट में यूज होते हैं। अगर हम इन स्टेटमेंट्स को देखें वो कौन से हैं, इन्होंने बोला कि जो ये आपके सब्सटेंसेस हैं ये आपके पानी में, खाने में, फूड पैकेजिंग मटेरियल में यूज़ होते हैं। और नेक्स्ट है कि ये क्यों यूज़ होते हैं, बिकॉज एक तो ये डिग्रेडेड नहीं है इजीली एनवायरनमेंट में, और जो इनका एक्सपोजर होता है वो आपका बायो एक्यूमुलेशन करता है एनिमल बॉडीज़ में। ये साइंस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आप आराम से अपनी एलिमिनेशन लॉजिकल रीजनिंग लगा सकते हो कि एप्लीकेशन है साइंस की, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। साइंस एंड टेक के जो बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी एप्लीकेशंस इतनी डाइवर्स है, तो मोस्टली जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये 90% ऐसा होता है कि साइंस के एप्लीकेशंस के आप सारे ऑप्शन मार्क कर सकते हो विदाउट एनी रिस्क, क्योंकि साइंस के अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका साइंस से है कि इसमें से कौन कौन से पैरासाइट्स हैं जो आपके फाउंड होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन यहाँ पे भी आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग, एलिमिनेशन ये सब लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला है आपका बीटल, सेंटीपीड, फ्लाइज, टर्माइट और रास्प। तो इनमें से कौन से ऐसे पैरासाइट स्पीशीज है जो आपके इसमें से पाए जाते हैं। तो इसका आपका जो आंसर है वो है 3 और 4। टर्माइट्स तो होते ही हैं, बीटल्स भी ऑब्वियसली पैरासाइट्स होते हैं, तो यहाँ से आप ये वाला आंसर डिडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू द पी फैमिली। अब इसमें से अगर आप ये क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो ना, ये क्वेश्चन तो आप गलत कर ही नहीं सकते, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है यूपीएससी का। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करके आ रहे हो तो आप ऑब्वियसली अपने साथ तो चीटिंग कर रहे हो, लेकिन यूपीएससी से भी आप नो कट ऑफ से भी दूर जा रहे हो। तो ये क्वेश्चन इतना आसान था कि इसमें से सिर्फ ये 2 ऐसे हैं जो आपके पी फैमिली को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है द इंडियन फ्लाइंग फोर्स इज प्लेस अंडर द वर्नमैन कैटेगरी। अगेन अ रिपीटेड थीम, वर्नमैन पे हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इसको हमने प्लेस करा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। अब जो इंडियन फ्लाइंग फोर्स है वो आपका फीड करता है ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल। तो इसकी जो आपका आंसर है वो आपका है सी। स्टेटमेंट 1 सही है कि हमने उसको एज अ वर्नमैन कैटेगरी रखा है, ये भी न्यूज़ में था अभी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है, बिकॉज ये एक फ्रूट बैट है।
इसकी मैं पिक्चर यहाँ पे शेयर आपके अगर मैं दिखाऊं, ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज अ फ्रूट बैट। तो यहाँ पे इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट जो कि यूपीएससी ने यहाँ पे पूछा है। और ये ऐसा बहुत हुआ है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इससे 10 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए बहुत ही पूछे जाते हैं। सो ये एक रिपीटेड प्रेडिक्टेबल पेपर था। अगर आपने, जैसे कि मैं बार बार बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से करे हैं तो ये स्टेटमेंट्स को देख के आप नहीं घबरा सकते पेपर में, जैसे कि यूपीएससी बोला जाता है कि बहुत टफ है। नेक्स्ट है जो ऑर्गेनिजम्स है, आपके यहाँ पे 3 ऑर्गेनिजम्स की बात हुई है, ये आपको बताना है। अब आप यहाँ से खुद बताइए, आप ये सेकंड देखिए, आप ये फ्रॉग हॉपर। अब इनमें से आप आराम से आप इसमें से निकाल सकते हो कि ये बर्ड है, ये फिश है, ये इंसेक्ट है, ये रिप्टाइल है। ये ऑब्वियसली ये इंसेक्ट है। अगर आपको बाकी 2 भी नहीं पता, पर आपको ये तीसरा तो ये डे टू डे लाइफ में आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एनवायरनमेंट से है कि many chewing gums are found in the market. These are considered as a source of environmental pollution. अब ऐसा क्यों होता है? Because these chewing gums contain plastic as a gum base. इसलिए वो एक सोर्स है environmental pollution का। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। अब नेक्स्ट हमें ये बताना है, हमें कंट्री दी गई है, हमें एनिमल दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है? ये सारे ऑप्शंस गलत है, इसमें से कोई भी सही नहीं है। दैट इज अ नन इज योर आंसर। अब ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक पूछा गया, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। आपने शायद ये पहली बार सुनी होगी, बट ये मार्च 2024 में अभी बहुत न्यूज़ में ये ऑर्गेनाइजेशन थी। अब पहला तो है कि इट इज़ वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। नहीं, ये एक यूनाइटेड नेशन की कोई एजेंसी नहीं है, ये एक समिट या ये डे एक इनिशिएटिव है ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि आपके ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस को डील करता है। सो आपका आंसर है ओनली 2, दैट इज ए इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपका लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। ये बात बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है कि अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीताज डू नॉट रोर। ये भी आपकी बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट है कि अनलाइक मेल लायंस, जो मेल लेपर्ड्स होते हैं वो प्रोक्लेम नहीं करते देयर टेरिटरी बाय सैंड मार्किंग, पर ये गलत है, दे एक्चुअली डू प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सैंड मार्किंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स। ये भी एक इनिशिएटिव न्यूज़ में था। ये क्वेश्चन आपका PIB से पूछा गया है। दैट इज़ ये एक प्लेटफॉर्म था कि हमें एक ट्रांजिशन करनी चाहिए टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम, जो कि आपके एक नेट जीरो कार्बन नेचर पॉजिटिव है, जिनका एम क्या है कि हम एक्चुअली फार्मर को ही बेनिफिट करें। तो ये उस एक इनिशिएटिव पे क्वेश्चन है जिसका आपका ये पहला ऑप्शन बहुत ही सही डिस्क्रिप्शन देता है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने आपको बोला, साइंस एंड टेक एप्लीकेशन रिस्क लिया जा सकता है। सारी एप्लीकेशंस में आप डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज है ये, बैटरी, बायोमास, फ्यूल सेल और रूफटॉप सोलर वोल्टाइक यूनिट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट दैट हैज re-evolved with it and as the only insect that can pollinate this tree। तो इसका आंसर है फिग, बट दिस वाज अ वेरी टफ क्वेश्चन। इसका अगर मैं सोर्स बोलूँ, वी कैन से इंडियन एक्सप्रेस, बट स्टिल दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं भी करा, बट इसका आंसर है फिग। नेक्स्ट है आपका बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग। इसमें से कौन से ऐसे हैं स्पीशीज विच हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम? तो इसका आपका आंसर है सारे, दैट मीन्स ऑल 3 आर पॉइजनस स्पीशीज। नेक्स्ट है आपका दैट हाउ मैनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया, दैट इज कैश्यू, पपाया और रेड सैंडिस। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपका आंसर है ओनली 2, क्योंकि जो कैश्यू है वो पोर्चुगीज लेकर आए थे। और मैंने प्रीलिम के फैक्ट्स के वीडियो में आपको ये ट्रिक भी बताई थी याद करने के लिए कि पोर्चुगीज कैसे लेकर आए थे। पिज़्ज़ा के फॉर्म में आप याद कर सकते हो कि उसके ऊपर जो चिलीज, पाइनएप्पल, जो भी टॉपिंग्स होती है वो सब पोर्चुगीज लेकर आए थे। सो कैश्यू वॉज बॉट बाय पोर्चुगीज, तो ये इंडिया से नहीं था। Coming to the next question, that is with reference to radioisotopic thermoelectric generator, consider the following statement। अब यहाँ पे अगर हम एक रिस्क लेने वाली बात है, पहला तो उन्होंने ये बोला है कि एक ये मिनिएचर फिजन रिएक्टर है। इन्होंने यहाँ पे 2 टर्म यूज़ करी है, मिनिएचर और फिशन, जिससे हम ये एलिमिनेट कर सकते हैं कि इन दोनों में से ये एक चीज़ करेक्ट है। तो अगर हम 1 को एलिमिनेट करें तो आपका आंसर आता है 2 and 3, क्योंकि ये हमें यूज़ करने पड़ते हैं फॉर ऑन बोर्ड जो हमारे स्पेस क्राफ्ट के सिस्टम होते हैं। और साथ ही में एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि यस, ये जो एक प्लूटोनियम 238 भी यूज़ करते हैं, जो आपका बाय प्रोडक्ट होता है वेपन डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आपका है दैट इज द जाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार।
और कंपेयर अगर हम करा जाए, दे ऑल्सो हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो पहली स्टेटमेंट जो अगर हम देखें ये आपकी गलत है और दूसरी स्टेटमेंट आपका सही है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा आपका जो बिगर हमारा जो स्टार होगा उतनी ज़्यादा उसको फ्यूल चाहिए होगा टू बर्न इट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन अ ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। तो ये आपकी है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी आपका साइंस एंड टेक से था दैट अगर हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में हम रडार यूज़ कर सकते हैं, तो हम ये सब में यूज़ कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे, हम प्रेसिपिटेशन की मॉनिटरिंग में, हम माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स को। सो अगेन अ साइंस एंड टेक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है कंसिडर द फॉलोइंग दैट हाउ मेनी ऑफ अबव आर कंसिडर्ड एज अ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। अब इसमें से आपने अगर नहीं सुना है, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो आपके 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। और इस क्वेश्चन को अगर आपको अटेम्प्ट करना था, तो अगर आपने ये दो नहीं सुने, एटलीस्ट आपने तेजास तो सुना ही है, तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते थे कि ये आंसर में ये नहीं है हमारा 5th जनरेशन। अब नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज हाइड्रोजेल यूज। मतलब फिर से साइंस एंड टेक का है कि हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये पेशेंट में ड्रग डिलीवरी में यूज़ होता है, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज़ होता है, और एक ये इंडस्ट्रियल में जो लुब्रिकेंट्स प्रिपेयर होते हैं ये उसमें भी यूज़ होता है। सो अगेन अ साइंस एंड टेक, अगेन अ एप्लीकेशन बेस्ड। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन। तो वाटर वेपर ऑब्वियसली। And recently, the term pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in context of which one of the following। तो यहाँ पे आपकी बात हो रही है लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। ये डायरेक्टली हिंदू से उठाया गया है क्वेश्चन, और ये डायरेक्टली जो हिंदू में संडे को साइंस एंड टेक का जो एक सेक्शन आता है, मैंने एनालिसिस में ये कवर भी किया हुआ है, ये साइंस एंड टेक का, ये डायरेक्टली उसी के ही डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट आपका आता है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स जो ऑफन डिस्कस किए जाते हैं, वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि ये ART टेक्नोलॉजी है, ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजी है, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है। तो ये आपकी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आप यहाँ पे वहाँ पे लॉजिकल गेस भी कर सकते थे एग्जामिनेशन हॉल में कि जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है, जो RO में आप देखते हो, वाटर प्योरीफायर में, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में ये सब आपकी काम होती है जो आपकी टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी द कोलैटरल बोरोइंग एंड द लेंडिंग ऑब्लिगेशंस, ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कि ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नेक्स्ट आपका आता है जो टोटल फर्टिलिटी रेट है हमारा इकोनॉमी में, वो डिफाइन किस तरह से किया गया है। सो ऑप्शन है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन अ ईयर। नहीं, ये जो फर्टिलिटी रेट होता है हमारे इकोनॉमी में, वो हमारा डिफाइन कैसे होता है, जो एवरेज नंबर ऑफ हमारा लाइव बर्थ होता है, दैट मीन्स एक लेडी की जो अपनी फर्टिलिटी एज होती है, जब वो रिप्रोडक्टिव एज जो होती है, जितने वो बच्चे पैदा कर सकती है, उसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं अपनी इकोनॉमी में। तो आपका आंसर है डी। नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमी का क्वेश्चन कि इंडिया में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो आपकी एक्सेस कर सकती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट विंडो रिजर्व बैंक की। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, गलत है, वो नहीं कर सकती है। यहाँ पे आपका एलिमिनेशन से भी ऑप्शन आता है 2 और 3, लेकिन हाँ, इंडिया में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हैं। और इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी आपके सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफर करती है डेब्ट के लिए। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉर्पोरेट बॉन्ड और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो आपकी ट्रेड कर सकती है। तो ये तीनों में कर सकती है, दैट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी में भी, पेंशन फंड्स में भी, और रिटेल इन्वेस्टर्स में भी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोलेंगे। अब वेरी इजी क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताती हूँ कि क्या ट्रिक आप अपने एग्जाम में लगा सकते थे। अगर आप ध्यान से पेपर को देखो, एक ये कॉमन सेंस वाला पेपर है। अगर आप इनमें से देखो, अगर आपने मान लीजिए आपने इकोनॉमी नहीं आपको आती, यू डोंट नो द फंडामेंटल्स, बट एटलीस्ट लुकिंग एट दिस सेकेंड ऑप्शन, आप इसको एलिमिनेट करके यू कैन गो टू द राइट आंसर, दैट इज 1 और 3। ये कैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ये नहीं है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इकोनॉमी का ही, आपका पेयर्स दिए गए हैं, इनमें से आपको मैच करना है ये कि कौन से सेक्टर में आता है। तो इसका आपका आंसर है ओनली 2, दैट मीन्स अब यहाँ पे भी आप एलिमिनेशन लगा सकते थे। जो आपकी मिनरल एक्सप्लोरेशन होती है ये आपकी टर्शरी में नहीं आती, या तो आपकी ये प्राइमरी में आएगी या आपकी ये सेकेंडरी में आएगी। बाकी हाँ, वीविंग क्लॉथ आपका सेकेंडरी में ही आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट ऐसी है जो आपकी सही है।
नेक्स्ट आपका आता है कि इसमें से कौन से हम यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो ये हम चारों ही यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। नेक्स्ट आपके हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया में जो आपके ट्रेड है, मतलब हम ये क्वेश्चन हमने देख लिया। एक मिनट, आई एम सॉरी, ये आई गेस PDF पे एक आ गया, जस्ट अ मिनट। यस दिस इज द क्वेश्चन कि विद रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी, आपके यहाँ पे आइटम्स दी गई है, आपको ये बताना है कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। तो आपके ये यहाँ पे 2 सही है, और यहाँ पे कौन कौन से आपको मैच करना है। ये वाले पिछले साल का ही पैटर्न है 2023 वाला, कि कौन सा पेयर किसके साथ मैच करता है। अगर आप यहाँ पे 2-3 एलिमिनेट कर दो तो आप आराम से इसमें से आंसर निकाल सकते हो। अब इसमें से पूछा है एक, ये फिर से आपको ये साइंस एंड टेक का है कि कौन सा ऐसा एक इंटरऑपरेबल नेटवर्क है 3D वर्चुअल वर्ल्ड का, जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, मिलियन ऑफ यूजर्स जो एक्सेस कर सकते हैं। ये आपकी यहाँ पे हमें राइट्स भी देता है ओवर वर्चुअल आइटम। ये फेसबुक के द्वारा स्टेटमेंट काफ़ी न्यूज़ में थी, और जो कंपनी है मेटा, ये उसी की ही ये लॉन्च पे जब हुआ था। तो अगर आप इसमें ऑप्शंस देखो तो मेटावर्स आपका आंसर है। तो ये आपका डायरेक्टली एक क्वेश्चन था। With reference to rules imposed by Reserve Bank of India, that is while treating foreign bank, consider the following, कि कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर होली ओन बैंकिंग सब्सिडरी इन इंडिया, ऐसा नहीं है। देयर इज अ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, और साथ में यहाँ पे लिखा है कि एटलीस्ट 50% जो बोर्ड मेंबर्स है वो इंडियन होने चाहिए। ऐसा भी कोई अभी तक एक रेगुलेशन नहीं है। तो आपका आंसर है नाइदर 1 and 2। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे रूल्स की बात हो रही है कि जो CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके एक्सपेंडिचर स्पेसिफाई करती है, लेकिन नहीं, नाइदर 1 and 2 इज द आंसर कि वो नहीं करती है। साथ में कोई एक मिनिमम स्पेंडिंग भी वो स्पेसिफाई नहीं करती है जो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है, ये थोड़ा क्वेश्चन काफ़ी टफ था, आप इसको स्किप कर सकते थे कि अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है कि अगर USA, दैट मीन्स इफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, जो होल्डर्स है वो अपने क्लेम्स नहीं एक्सरसाइज कर सकते अगर उनको पेमेंट लेनी है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो USA में जो डेप्ट है वो एक तो पहले किसी हार्ड एसेट से डेप्ट बैक नहीं होता, तो इसलिए जो गवर्नमेंट का फेथ है वो आपका होता है, इसलिए आप उसमें आप ले सकते हो अपने क्लेम्स। तो यहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट अगर आप देखो कि कौन कौन सी सही है कौन सी गलत है, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है लेकिन सेकेंड आपकी सही है। नेक्स्ट आपका आता है स्टेटमेंट 1। तो ये आपकी सही है कि जो सिंडिकेटेड लैंडिंग है वो एक्चुअली एक रिस्क इंक्रीज कर देती है बोरोवर का अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो आपकी गलत है, दैट कि जो स्पेशली यहाँ पे लिखा है कि इट कैन बी एज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सम, लेकिन एज अ क्रेडिट लाइन यूज नहीं हो सकता, लेकिन वो हो सकता है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि जो हम एक आपको लिस्ट देते हैं, आपको पता होगा कि ये जो वर्ड्स होते हैं जब UPSC यूज करता है तो इन वर्ड्स से हमें कैसे सावधान होना है, उन्हीं वर्ड्स को ही लेके सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस बार आप आराम से लॉजिकल रीजनिंग, अपने एलिमिनेशन, सब कुछ पेपर में लग रहा था, कॉमन सेंस, एवरीथिंग, मतलब इट वाज अबाउट नॉलेज, बट इट वाज मोर अबाउट द कॉमन सेंस एंड सोशल अवेयरनेस जो आप न्यूज़पेपर और मैगजीन्स और इन सब से लेते हो। सो नेक्स्ट आपका डिजिटल रूपी के ऊपर है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो इट इज़ अ सॉवरेन करेंसी जो कि आपकी RBI इशू करती है इन अलाइनमेंट विद मॉनेटरी पॉलिसी, जी हाँ। एंड नेक्स्ट आपका है कि वो एक लाइबिलिटी अपीयर होती है RBI बैलेंस शीट में, और साथ ही में जो एक ये फ्रीली कन्वर्टेबल है, यू ऑल नो, अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। अब अगर हम इन स्टेटमेंट्स देखें, अब हमने ये देख लिया कि ये सही है। अब हम नीचे आते हैं कि क्या ऑप्शन UPSC ने पूछे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट। तो आपका आंसर है 1, 2 and 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, जो गौतम बुद्धा थे, ही वॉज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, दैट इज एन आईपुट, शाक्यमुनि और साथ में तथागत। तो यहाँ पर ये आंसर आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट मी थिंक, इसका आंसर आपका ये तो नहीं है 1, बिकॉज ये तो नहीं थे गौतम बुद्धा के। तो अगर हम इस हिसाब से चले तो हम इसको अगर हम एलिमिनेट कर दें तो आपका आंसर क्या बनेगा, 2 and 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये फिर से आपको आर्कियोलॉजिकल साइट दी गई है, स्टेट दी गई है, डिस्क्रिप्शन दी गई है। अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स आपकी सही है। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था ये आपका नितिन सिंघानिया से, दैट 2 and 3 आर करेक्ट इस स्टेट की। दैट मीन्स आपके जो इनाम गांव महाराष्ट्र में है और ये कैलकुलेटेड साइट है।
अब इनमें से कौन से ऐसे रूलर्स हैं मेडिवल इंडिया के जिन्होंने परमिशन दी थी पोर्चुगीज को अपने फोर्ट बनाने के लिए? तो आपके ये है कृष्णदेवराया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है परमानेंट सेटलमेंट पे। अगेन अ रिपीटेड थीम, अ रिपीटेड क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है कि जब कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट किया था, मैं आपको एक स्टोरी से बता देती हूँ। ये बंगाल में इन्होंने करा था। क्यों किया था? वहाँ पे ज़मींदार ने अपने रेवेन्यू स्टेट को पे नहीं करे थे, फिर से डेट से पहले नहीं करे थे, तो उनको ज़मींदारी से हटाया जाएगा। तो ये सिस्टम कॉर्नवालिस ने इसीलिए किया था। तो दैट मीन्स ओनली 2 इज योर आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है that there are no parables in Upanishads and Upanishads were composed earlier than the Puranas। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि वो पुराना से पहले ही कंपोज हुए थे। हिस्ट्री क्वेश्चन नेक्स्ट, दैट इंडिया मेंबर है आपका इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिकली वहाँ पे कौन सा कंट्री मेंबर बन सकती है अगर वो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर रही है, तो ऐसा नहीं है। दैट इज वन ओनली इज योर आंसर। Which of the following is the latest inclusion in the intangible cultural heritage list of UNESCO? तो आपका ये गरबा डांस, ये भी आपका काफ़ी करंट अफेयर्स में था, हिंदू एनालिसिस में भी मैंने ये कवर किया था क्वेश्चन। Who was the following provincial president of Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over? डायरेक्टली लक्ष्मीकांत क्वेश्चन कि डॉक्टर सचिंद्र सिन्हा थे जिन्होंने राजेंद्र प्रसाद से पहले जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट है रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ये आपकी सही है कि इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, साथ में आरबीआई भी यहाँ से आया, वाइट पेपर भी यहाँ पे आपने सुना होगा। लेकिन जो नेक्स्ट है आपका कि जो डिफेंस ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वो आपके फेडरल लेजिस्लेचर में आए थे, तो ये गलत है क्योंकि उस टाइम पे ये वाइस रॉय के अंडर आ गए थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा। भाषा एक रिपीटेड थीम है, दैट इज ए मदर युद्धम योद्ध जो है उनका ये काम है भाषा का काम। फिर नेक्स्ट आपका है सांगाभूति जो इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क है जिन्होंने चाइना ट्रैवल करा था एट द एंड ऑफ द 4th सेंचुरी। तो इन्होंने अपनी ये किस चीज़ के ऑथर है? दैट इज आपका सी। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री के। नेक्स्ट आपका यूनेस्को से अगेन जो भी हमने पीछे देखा उसी से वापस एक नया क्वेश्चन है कि कौन कौन से 2023 में आपके पूछे गए हैं। तो इनमें से सिर्फ 2 ही है जो कि आपके इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आपका है कि एज पर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्लियामेंट है वो कैसे अमेंड कर सकती है प्रोविजन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो तीनों ऑप्शन सही है, एडिशन से भी, वेरिएशन से भी और रिपील से भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि इनमें से कौन सी कंट्रीज मेंशन्ड है मीडिया में लो बर्थ रेट के लिए, एजिंग पॉपुलेशन के लिए और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के लिए। तो इटली तो न्यूज़ में था इसी कारण क्योंकि वहाँ पे आ रहा था कि एक सेपरेट वो बनाएंगे बिकॉज ऑफ द एज एंड पॉपुलेशन और वहाँ पे कम हो रहा है लो बर्थ रेट। अगर आप इटली को देखें तो आपको इतना पता चल गया कि ए और बी में से आंसर होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स को जापान भी पता होगा, अगर आप इसमें से भी देखें तो आपका आंसर है 1, 2 एंड 4। ये भी आपका एक कम्प्लीटली एलिमिनेशन था। अगर आपको एक ऑप्शन भी पता था इनमें से तो आप 4 में से आराम से इसको मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट आपका मनी बिल पे बात हो रही है, तो आपका आंसर है 1, 2 एंड 3। डायरेक्ट क्वेश्चन कि यस जो आर्टिकल है आपका 109 वो आपका स्पेशल प्रोसीजर मेंशन करता है। साथ में जो मनी बिल है वो आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता और जो आपका राज्यसभा है वो सिर्फ एक अप्रूव कर सकता है लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकता मनी बिल को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है जो कि नॉट जस्ट यूपीएससी, ये आपको एक जनरली अवेयरनेस में भी पता होना चाहिए हमारी कंट्री के बारे कि इसमें से कौन से आर्मी, कौन सी एयरफोर्स और कौन सी नेवी के अंदर आते हैं। तो आपका आंसर है 1 एंड 3, जो आपकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में कौन कौन सा रैंक, कौन कौन सी सर्विसेज में इंडियन डिफेंस में आते हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एस्टैब्लिश हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न एक्ट 1971 के द्वारा। इसमें भी बहुत ही डायरेक्टली पूछा कि कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो आपका जी हाँ गवर्नर आता है, आपका सीएम भी आते हैं, आपके 3 मेंबर्स आते हैं जो प्रेसिडेंट आपका नॉमिनेट करते हैं, लेकिन जो होम मिनिस्टर है वो आपके कॉन्स्टिट्यूट नहीं होते नॉर्थ इंडियन काउंसिल में। नेक्स्ट आपका आता है कितने डिलिमिटेशन कमीशन अभी कॉन्स्टिट्यूट हो सकते हैं। इलेक्शंस थी तो ऑब्वियसली क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था कि पूछा जाएगा। अभी तक 4 डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, कमीशन है जो आपके कॉन्स्टिट्यूट हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट है कि 71st अमेंडमेंट से जो आपका 8th शेड्यूल में आपकी लैंग्वेजेस ऐड हुई है। ये आपकी कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, ये आपकी है आपकी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जो आपकी लास्ट में ऐड हुई है। नेक्स्ट आपका पूछा क्या पार्टी और उसका लीडर, एज ऑब्वियस इलेक्शंस थे तो ये क्वेश्चन तो पूछे जाने ही थे। इनमें से 2 आपके सही है जहाँ पे आपका कौन सी पार्टी और कौन से लीडर की बात हुई है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहले तो है कि जो पावर्स है म्यूनसिपैलिटीज़ की वो आपकी दी गई है,
आपकी जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो आपकी दी गई है, और साथ में जो आपकी अमेंडमेंट को लेकर है वो भी आपकी इस पार्ट में दी गई है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट के अकॉर्डिंगली। फिर नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्यों, इसमें से आपका आंसर है इंटरस्टेट क्वारंटाइन, जो कि आपका यूनियन सब्जेक्ट आता है और वो किसके अंडर आता है, यूनियन लिस्ट के अंडर। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका आता है वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट ने किसको राइट टू प्राइवेसी को कौन से राइट आर्टिकल के अंडर हमें रखा है। तो ये है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 15, 16, 19 आपको पता होने चाहिए। 15 आपके ये इक्वालिटी के साथ है, 16 आपके रिजर्वेशन के साथ है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स। तो इनकी ड्यूटीज़ क्या होती है, एक तो ये परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ कमेटी के, और साथ में ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर भी होते हैं टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल द ट्राई सर्विस मैटर। तो आपके आंसर क्या बनता है, 1 और 3। अब नेक्स्ट है कि इनमें से कौन से ऐसे ऑपरेशन हैं जो आपके आर्मी ने लिए थे लोकल पॉपुलेशन को अपलिफ्ट करने के लिए रिमोट एरियाज में, एड्रेस करते हुए उनकी बेसिक नीड्स को। तो आपके ये थे ऑपरेशन सद्भावना। नेक्स्ट आपका है कि इसमें से कौन से ऐसी कंट्रीज है जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है कंट्री में, कौन कौन से, कनाडा, यूएस, चिली, अर्जेंटीना, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। तो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स है जो कि आपकी ऐसी कंट्रीज जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एथिक्स कमेटी इन द लोकसभा आर करेक्ट। तो इनिशियली इट वाज करेक्ट कि वो एक टेम्पररी हेडॉक कमेटी के ही नाम से ही हमने क्रिएट करी थी, और जो कमेटी है वो आपके सब्जेक्ट मैटर नहीं ले सकती विच इज सब जुडिस। और यहाँ पे भी आप एलिमिनेशन लगा सकते थे बाय लुकिंग एट दिस वर्ड, और अगर आप इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करो यू गेट द आंसर। नेक्स्ट आपका है नारी शक्ति के ऊपर, ये एक स्कीम है, यहाँ पे बात हुई है ये, लेकिन आएगा 15 साल के बाद जब ये एक्ट बना था। और साथ ही में यहाँ पे प्रोविजंस मेंशन है शेड्यूल कास्ट वेमेन को लेकर, उनके कोटा को लेकर, जो कि हमें शेड्यूल कास्ट के लिए हमने रिजर्व करे हैं। तो आपका आंसर है 2 और 3, अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आता है एक्सरसाइज मित्रा शक्ति, इसके अकॉर्डिंगली कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर है 2 और 3, 4। अब इसमें भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। एक फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश की, ये गलत है, बांग्लादेश की नहीं, ये श्रीलंका की है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति की जो एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट आपका फिर से है कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर करता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट है वो प्रोहिबिट कर रहा है कंटिन्यूशन, मतलब कि लोअर कोर्ट को ये इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर है दोनों सही है कि गवर्नर है जो कि आपका रिकॉग्नाइज और डिक्लेयर करते हैं, और साथ में अगर कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब करना है दैट नीड नॉट टू बी इन दी अनदर। ये भी ऑब्वियसली एक फैक्ट है, एक रूल है कि अगर किसी कम्युनिटी को हमें शेड्यूल ट्राइब करना है, जरूरी नहीं है कि वो दूसरी स्टेट में भी शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर हुई हो। नेक्स्ट है यूनियन बजट के ऊपर भी क्वेश्चन आया है। अब इसमें है कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ओहो नहीं नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट के साथ ही वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले करते हैं बिफोर बोथ द हाउसेस। तो इसका आपका आंसर है 2 ओनली। और यूनियन लेवल पे जो भी डिमांड ऑफ ग्रांट है वो बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से हम नहीं बुला सकते। नेक्स्ट आपका एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन पूछा गया, इफ यू आर अ बुक लवर या इफ यू शुड नो अबाउट दिस बुक्स की इंडिया वे ऑफ वाई भारत मैटर्स, ये किसके थ्रू लिखी गई है। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, इन्होंने ये लिखी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग। एक तो पहला कंट्री का नाम दिया गया है और वो न्यूज़ में क्यों थी, तो आपके ये 2 पेयर सही है जिस कारण ये न्यूज़ में थी। नेक्स्ट आपका है अगेन रिपीटेड क्वेश्चन कि जो रेड सी है इट रिसीव्स अ वेरी जस्ट अ मिनट, जो आपका ये वाला क्वेश्चन ये वाला हाँ जी ये क्वेश्चन है आपका। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि रेड सी में जो रिवर्स है वहाँ से कोई भी वाटर नहीं आता और वो बहुत ही कम प्रेसिपिटेशन रिसीव करती है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के हिसाब से लार्जेस्ट सोर्स क्या है सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस का, तो वो आपके है पावर प्लांट्स जो कि फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग। बहुत ही इंस्टेबिलिटी हमें सिक्योरिटी देखने को मिल रही है इस सिचुएशन में। अब इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे, ये एक फ्रेंच टर्म है, जब एक मिलिट्री जब टेक ओवर करती है तो ये फ्रेंच से हमने ये नाम लिया है। जब हम बोलते हैं जहाँ पे कभी भी टेक ओवर होता है, एक कूप का टेक ओवर होता है। नेक्स्ट इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल, लेकिन नहीं हम करते हैं। तो ये आप इसी स्टेटमेंट को ही देखोगे तो ये तो गलत है एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट सही है।
नेक्स्ट आपका अगेन पॉलिटी, मैनी फेवरेट क्वेश्चंस आर आस्क्ड कि लोकसभा के स्पीकर के रेफरेंस में कंसिडर द फॉलोइंग, कि अगर कोई रेजोल्यूशन या रिमूवल है स्पीकर का तो क्या होगा, तो वन ओनली, तो वो प्रिसाइड नहीं करेंगे। इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन आया कि अगर कोई लोकसभा में बिल पेंडिंग है तो यहाँ वो ऑब्वियसली वो लैप्स हो जाता है, और साथ ही में अगर आपका लोकसभा ने पास कर दिया है, राज्यसभा में है, तो वो भी आपका रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा पे लैप्स हो जाता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसिडर द फॉलोइंग, जो आपका प्रोरोगेशन है हाउस का, वो आपका एडवाइस नहीं लेता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, बट ये गलत है। ये ऑलरेडी एक टेबल दिया गया है प्रोरोगेशन और रेजोल्यूशन में, आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है। तो इसका आंसर है 2 और 3 कि ऐसा होता है कि एडवाइस लेना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। नेक्स्ट है जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, दैट एजेंसी हैज़ अप्रूव्ड द नेट ज़ीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली, और साथ ही में जो यूरोपियन यूनियन है दैट इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने अभी नेट ज़ीरो इंडस्ट्री एक्ट तो हमारा पास कर ही दिया है। नेक्स्ट आपका है रिसेंटली। अब आप इस वर्ड को देखो, इस वर्ड के साथ ही आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो कि जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका ये सही है और आपका ये गलत है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हमें इम्प्लीमेंट करनी है इस स्कीम को तो हमें 100% गवर्नमेंट को फंडिंग प्रोवाइड करनी होगी। अब आपको ये यहाँ पे एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जो है टर्म यूज हुई है कैडेस्ट्रल मैप, जो कि आपके रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के साथ डील करता है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मछलियाँ अभियान प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर क्वेश्चन था। तो यहाँ पे 6 मंथ्स नहीं 9th मंथ। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, जब मैंने गवर्नमेंट स्कीम पे भी वीडियोस बनाई थी, कि इन्हीं टर्म्स को ही यूपीएससी शफल कर देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा। वैसा ही हुआ है, स्टेटमेंट 2 सही है, 6 मंथ्स नहीं होता स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9th ऑफ द मंथ होता है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना कंसिडर द फॉलोइंग। तो ये भी डायरेक्टली एक क्वेश्चन है कि जो एज है अगर हमें इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना है वो आपका 21 to 14 नहीं 18 to 40 ईयर्स है। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो एक फैमिली पेंशन है वो आपकी एप्लीकेबल यहाँ लिखी है टू द स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर, लेकिन यहाँ बेटियों को नहीं मिलती है, तो ओनली स्पाउस के लिए ये वाली स्कीम है। तो इसलिए आपका जो आंसर है वो आपका है 2 और 3। सो एक ये थी रफ एनालिसिस। अब हम जल्दी एक तो 2 अनाउंसमेंट अब आज हो रही है। एक तो हम जल्दी एक मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आएंगे आप सबके लिए, जो कि आपको 2025-2026 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी सारी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक आपको सारी गाइडेंस दी जाएगी। और दूसरी चीज़, अब जो बच्चों के स्कोर इस कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला, प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। ऑफिशियल आंसर की वेट मत करिए, वो तो अब अगले साल आएगी। रफ एंड रफ ये जो आपके आंसर्स है ये बहुत सही है, आप इसमें से मार्क कर लीजिए अपने आंसर्स, अपने आंसर की एक बार देख लीजिए, अपने कट ऑफ रेंज देख लीजिए, और जैसा भी है आपका प्लीज़ अपने मेंस के लिए स्टार्ट करें, बिकॉज टाइम बहुत ही कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड यू ऑल नो व्हाट टू डू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।